देखो ध्यान से, कल मैं बता रहा था परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। एक्सटेंट ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। और इसके लिए मैंने 4 रूल्स बताए थे। ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि हल सभी कंपाउंड बराबर आयनिक नहीं होते हैं, तो कैसे कंपेयर किया जाए उसमें। तो उन आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर देख लो, जिस आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो कम आयनिक हो जाएगा। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आज आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो वो रूल्स क्या थे कि अगर आपको 4 आयनिक कंपाउंड दे रखे हों एंड उनमें केटायन सेम हो, तो एज द साइज ऑफ एनायन इंक्रीज आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एक ये पॉइंट बताया था मैंने, एज द साइज ऑफ एनायन इंक्रीज कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, एज द साइज ऑफ केटायन डिक्रीज कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। और तीसरा रूल क्या था, एज द चार्ज इंक्रीजेस, चाहे केटायन हो या एनायन, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। एंड द फोर्थ वन था कि cation having pseudo noble gas configuration have more covalent character than noble gas configuration। ये 4 पॉइंट थे फॉर कोवैलेंट कैरेक्टर। सो एनायन का साइज बढ़ने से कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, केटायन का साइज घटने से, चार्ज बढ़ने से और स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन से कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट से कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है सर 4th पॉइंट दोबारा बता दो। ये सारे पॉइंट अब बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा वापस से आज। ओके, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चंस करा दिए थे, बट स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अभी आता हूं मैं। सभी लोग अपना माइक को म्यूट रखेंगे। पंकज आपका माइक ऑन है, पंकज माइक को म्यूट करो। देखो ध्यान से, जैसे क्वेश्चन मैंने बताया था कि लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर का क्या ऑर्डर था, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा कोवैलेंट है। तो इसका आंसर ये था ना कि यहाँ पे सभी में केटायन सेम है, 4 आयनिक कंपाउंड है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। तो केटायन सेम है, केटायन लिथियम है, एनायन डिफरेंट है। तो एनायन का साइज बढ़ने से कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ऐसा मैंने कल बताया था। ठीक है, अब इसका रीजन समझो क्या है। जैसे बहुत ध्यान समझना बच्चों, 2 वर्ड हैं, एक वर्ड होता है पोलराइजिंग पावर और दूसरा होता है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी, क्या मीनिंग है इन वर्ड का। वैसे सारे क्वेश्चन तो रूल से ही हो जाएंगे,
मुझे बताना जरा, लिथियम फ्लोराइड जब हम लिखते हैं ऐसे Li+F-, तो ये लिथियम का साइज है, या लिथियम को मैं यूं ही लिख देता हूँ और फ्लोरीन को ड्रॉ कर देता हूँ या फ्लोरीन का शेप बनाता हूँ। तो ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है और इसमें ये 2 सेल्स होती हैं, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन के इस सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 सेल्स हैं इसमें। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स माइनस में। और मैं Li लिखता हूँ ऐसे, सो लिथियम प्लस और I- जो है इस तरीके से है। I का साइज, इसमें 5 सेल होती हैं, तो I का साइज काफ़ी बड़ा है। एक जनरल मैंने I को ड्रॉ कर दिया। ठीक है इतना। अब मुझे बताओ, अगर I- के आसपास कोई भी केटायन ना हो तो थ्योरेटिकली हम क्या बोलेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आई में, वो उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ बिल्कुल बराबर फैला हुआ है। इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमेट्रिकल का मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तब जब आई के चारों तरफ कोई भी कीटायन नहीं है, उससे कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, of electron cloud around the nucleus। ठीक है, बट अगर I- के कांटेक्ट में या इसके क्लोज या इसकी विसिनिटी में, मतलब इसके पास Li+ होगा, तो Li+ क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस या नो? यस सर। जब अट्रैक्ट करेगा, ध्यान देना बच्चों, जब ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, जो I का सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चारों तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब अब Li+ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने एक साइड कर दिया इस तरीके से, और इसकी शेप क्या हुई, क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन अब सिमेट्रिकल होगा अगर Li+ के पास होगा? क्या एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा और दूसरी तरफ कम नहीं हो जाएगा? यस या नो? यस सर। किस तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा? जिस तरफ Li+ होगा। कह सकता हूं मैं? यस सर। ओके, इससे क्या होगा कि जो इसकी शेप है, द शेप विल बी डिस्टॉर्शन इन शेप। डिस्टॉर्शन का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? शेप बिगड़ जाना। ठीक है, उसका शेप जो सिमेट्रिकल था वो शेप बिगड़ गई, एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा चला गया। ठीक है, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। इस वर्ड का मतलब होता है पोलराइजेशन, किसी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इन्फ्लुएंस करना, किसी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इन्फ्लुएंस करना पोलराइजेशन कहा जाता है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है दो साइंस में, पोलराइजेशन। तो मैं इसी बात इसलिए इसको 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इन्फ्लुएंस करना ही पोलराइजेशन होता है। क्या लिथियम प्लस के होने की वजह से अधिकतर इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिथियम और आयोडीन के न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगा? यस। हाँ, यस सर। वेरी गुड। देखो, पहले इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था,
चारों तरफ बराबर था इसके न्यूक्लियस के। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिथियम आयोडाइड में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, ये हमारा लिथियम आयोडाइड था और लिथियम आयोडाइड में लिथियम प्लस के इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो इनके बीच में आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो न्यूक्लियस के बीच में आता है तो वो कौन सा करेक्टर होता है? कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है बताओ जरा, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। शेयरिंग से। और जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते थे तो कैसे बनाते थे? अगर आप H2 बनाते हो तो कैसे बनाते हो कि ये इसका न्यूक्लियस है और ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है इस तरीके से, और इनके बीच में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। क्या ये H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कि नहीं है ये वाला? यस और ये सर। कौन बॉन्ड है? यस सर। हाँ, तो अब समझना, कोवैलेंट करेक्टर का मतलब होता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द न्यूक्लियस आएगा उतना ज्यादा उसके अंदर कोवैलेंट करेक्टर होगा। और आयनिक करेक्टर मतलब है कि चार्ज सेपरेट रहना, मतलब Li प्लस और I माइनस का एकदम सेपरेट हो तो वो आयनिक करेक्टर है, इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोवैलेंट करेक्टर आता है तो उसका मतलब है कि उसका आयंस में डिसोसिएट होना मुश्किल होता है पहले से, समझे? तो ये होता है कोवैलेंट करेक्टर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का न्यूक्लियस के बीच में आना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बीच में आएगा उतने ज्यादा उसके अंदर कोवैलेंट करेक्टर होगा। ये आप समझ सकते हो, या इसको और अच्छे वर्ड में ये बोलोगे कि जितना ज्यादा एनायन के साइज में डिस्टॉर्शन होगा उतना ही कोवैलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का केटायन से इन्फ्लुएंस होना और वो न्यूक्लियस के बीच में आ जाना। थोड़ा सा ऐसे टर्म्स हैं, तो मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, एज द डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन इंक्रीजेस कोवैलेंट करेक्टर इंक्रीजेस। इस बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एज द डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन इंक्रीजेस कोवैलेंट करेक्टर इंक्रीजेस। नाउ टेल मी, ये Li प्लस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ या आयोडीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को? टेल मी। फ्लोरीन। फ्लोरीन के? फ्लोरीन आई डोंट थिंक नहीं, सो। आयोडीन। आयोडीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर है। आयोडीन। कैसे बात कर रहे हो आप लोग? हाँ, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर है ना बच्चों, तो Li प्लस के लिए उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान होगा ना। और फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, तो न्यूक्लियस के पास होगा तो फिर दूसरे से न्यूक्लियस से कम इन्फ्लुएंस होगा ना। अंडरस्टूड? तो अगर एनायन का साइज जितना बढ़ेगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन से उतना ही इन्फ्लुएंस होगा। इस बात को समझे या नहीं? यस या नो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब वही रूल आ गया देखो, एज द साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस कोवैलेंट करेक्टर इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज एनायन का साइज बढ़ने से उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा अट्रैक्ट होता जाता है केटायन से, दैट्स वाई कोवैलेंट करेक्टर इंक्रीजेस। अब इसको एक बेटर टर्म में और बोलूँगा, इस तरह एनायन का डिस्टॉर्ट होना या या फिर एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का केटायन से इन्फ्लुएंस होने को बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। क्या बोलते हैं? पोलराइजिबिलिटी। तो अगर मुझे पोलराइजिबिलिटी को एक्सप्लेन करना है तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, द एबिलिटी ऑफ एन एनायन टू गेट्स डिस्टॉर्ट बाय केटायन। एनायन की एबिलिटी, या ऐसे कह सकते हैं एक्सटेंट टू विच एनायन डिस्टॉर्ट बाय केटायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं एक बार, पहले पोलराइजिबिलिटी बता रहा हूं। सो एक्सटेंट टू विच एनायन डिस्टॉर्ट बाय केटायन, extent to which anion distort by cation is called its polarizability।
is called its polarizability. Understood? Now tell me, F minus Cl minus Br minus I माइनस, अब क्योंकि मैं वर्ड तो अब पोलराइजेबिलिटी यूज करूंगा, और पोलराइजेबिलिटी वर्ड को आप समझ जाना कि पोलराइजेबिलिटी मतलब होता है कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का केटायन से इन्फ्लुएंस हो जाना। बताओ यहाँ पर कौन सा एनायन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा बाई केटायन? आयोडीन। 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 So this is the order of polarizability. Okay. This is the order of polarizability. And the next question is, तो फिर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें प्रोड्यूस होगा? आई माइनस में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन से ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो वो न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब आते हैं पोलराइजिंग पावर वर्ड में क्या होता है। पोलराइजिंग पावर क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ cation, the tendency of cation to attract the electron cloud of anion, to attract the electron cloud of anion is called its polarizing power. ठीक है, अब मुझे बताना बच्चों, लिथियम प्लस सोडियम प्लस इसके पास आयोडीन है, सपोज ये आयोडीन है, और सोडियम के पास भी आयोडीन है। इस तरीके से बताओ मुझे, इन दोनों में Ni प्लस में और के Na+ में आयोडीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, लिथियम प्लस या सोडियम प्लस? लिथियम प्लस। वेरी गुड, शाबाश, लिथियम प्लस। क्योंकि सोडियम का साइज, अगर केटायन का साइज बढ़ गया, देखो केटायन का साइज अगर बढ़ गया तो केटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इसको फिर रिपेल करेगा ना। केटायन का साइज बढ़ने से वो उसके न्यूक्लियस के पास कम होगा ना, तो जितना जितना साइज छोटा होगा इसके न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करना उतना आसान होगा। समझे बात को? अगर सोडियम का साइज, देखो सोडियम में कितनी सेल होती हैं? सोडियम में 3 सेल्स होती हैं, 2 8 1। सोडियम प्लस की बात करें तो 2 सेल हो जाएंगी, तो इसके भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेल में, तो फिर इसको रिपेल करेंगे, कहाँ अट्रैक्ट कर पाएगा अपने न्यूक्लियस के बीच में? नहीं ना। लिथियम अट्रैक्ट ज़्यादा कर सकता है। और वैसे भी एक बात मैं आपसे अगर पूछूं, बता सको तो मैं पूछूं, आपको लिथियम पे एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, बताना बच्चों जरा इसका आंसर। बताओ किसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, लिथियम के पास या सोडियम के पास? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी किसके पास ज्यादा है, लिथियम के पास या सोडियम के पास? लिथियम। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लिथियम। अच्छा, अब जिसमें मतलब कोई सोडियम बोल रहा है तो उसका जवाब देने के लिए मैंने पूछा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है। बताओ सोडियम का वॉल्यूम ज्यादा होता है या लिथियम का? अब ये तो बता सकते हो। सोडियम में एक सेल है, सोडियम का जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और जिसका वॉल्यूम छोटा है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो डेंसिटी किसके पास ज्यादा हुई? लिथियम के पास ना। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उस पे सोचो दिमाग से कि एक छोटे रूम पे पॉजिटिव चार्ज
और एक इतने बड़े रूम पे एक पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है? यहाँ पे ना, क्यों बच्चों? यस सर। हाँ, तो फिर जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, Yes. देखो पॉजिटिव चार्ज तो सिंगल ही है, मगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लिथियम पे ज़्यादा है, तो लिथियम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, या सोडियम? लिथियम। लिथियम। Lithium. वेरी Lithium. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसलिए लिथियम प्लस का पोलराइजिंग पावर सोडियम प्लस से ज़्यादा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि Li प्लस, Na प्लस, K प्लस और सीजियम प्लस में, अब बताओ बच्चों, सीजियम का साइज तो ऑलरेडी इतना बड़ा होता है, तो जब साइज बड़ा होगा तो उसका न्यूक्लियस कहाँ पर, कैसे आयोडीन के न्यूक्लियस, कैसे आयोडीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो मैं पूछूं इन चारों में पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? तो जब मैं पूछता हूँ पोलराइजिंग पावर, ये तो टर्म्स हैं। पोलराइजिंग पावर मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ ए केटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन। तो ये ऑर्डर है पोलराइजिंग पावर का, करेक्ट। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं Li प्लस, Be2 प्लस और B3 प्लस, अब किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? लिथियम प्लस का, Be2 प्लस का, या B3 प्लस का? B3 प्लस। बिल्कुल B3. सही, बिल्कुल सही। तो अगर चार्ज ज़्यादा दिख रहा है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जब आप बोलते हो मुझसे कि B3 प्लस का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो आपके मन में ये होना चाहिए कि इसके अंदर एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तभी मतलब है पोलराइजिंग पावर का। पोलराइजिंग पावर की डेफिनेशन याद करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पोलराइजिंग पावर मतलब द टेंडेंसी ऑफ ए केटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, ठीक है बच्चों। नाउ टेल मी, अगर हम ये कहते हैं कि पोलराइजिंग पावर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जब हम बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा है, तब भी मतलब होता है कि एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है। दोनों का मतलब एक ही है, उसमें भी एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है। और जब केटायन की बात करते हैं पोलराइजिंग पावर, तब भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं केटायन से अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, लास्ट बात बोलने जा रहा हूं मैं अब, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, पोलराइजिबिलिटी और पोलराइजिंग पावर दोनों बढ़ने से कोहेन करैक्टर बढ़ता है? अगर आप इस बात को समझ गए हो कि कोहेन करैक्टर मतलब होता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन एनायन और केटायन होगा, उतना ही कोहेन करैक्टर होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज उनके सेपरेट रहेंगे एक दूसरे से, उतना ही ज़्यादा आयनिक करैक्टर होगा। बस ये दो पॉइंट समझ जाओ तो बहुत खुशी की बात होगी। तो मैं ये लाइन बोल सकता हूँ क्या कि बोथ पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी बढ़ने से कोहेन करैक्टर बढ़ता है? यस या नो, समझ में पॉइंट आया कि नहीं आया? अदरवाइज बस इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। यस सर। यस सर। और बच्चे बोलो कुछ। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। सो अब मैं इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ऑर्डर इसलिए है। देखो वैसे तो एग्जाम में तो बस वही पॉइंट याद रख, लोग सभी जिससे पूछो वो पॉइंट ही याद रखता है कि भाई एनायन का साइज बढ़ने से कोहेन करैक्टर बढ़ता है। पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिंग पावर जैसे वर्ड अधिकतर लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन अब आप समझ चुके हो तो आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा कोहेन करैक्टर Li में होगा, बिकॉज I माइनस की पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा है। मैं यहाँ पोलराइजिबिलिटी क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि केटायन तो सब जगह सेम है, ठीक है। तो I माइनस की पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब इसका डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिथियम और I के न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा होगा, तो कोहेन करैक्टर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं कहूं LiCl, NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड, ये किसका ऑर्डर मैंने बताया बच्चों? कोवेलेंट करैक्टर का। कोवेलेंट करैक्टर का। नाउ जो मैंने ये क्वेश्चन दिया बच्चों दूसरा वाला, इसमें क्या सेम है सब जगह, एनायन या केटायन?
एनायन। तो अब हम केटायन देखेंगे। अब बताओ जरा, एनायन सेम है, बताना बच्चों, लिथियम प्लस है यहाँ पर और यहाँ पे सीजियम प्लस है। किसका पोलराइजिंग, अच्छा केटायन में क्या वर्ड यूज करते हैं, पोलराइजिंग पावर, और एनायन में क्या वर्ड यूज करते हैं, पोलराइजिंग, सॉरी केटायन में क्या वर्ड यूज करते हैं, पोलराइजिंग पावर, और एनायन में क्या यूज करते हैं, पोलराइजिबिलिटी। तो इस बार मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिबिलिटी? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, वेरी गुड। बताओ, लिथियम प्लस ज्यादा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा या सीजियम प्लस? लिथियम प्लस। तो बस दोनों बढ़ने से कौन कैरेक्टर बढ़ता है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कौन कैरेक्टर। तो CsCl ज्यादा आयनिक है। जब मैं बोलता हूँ सीजियम क्लोराइड ज्यादा आयनिक है, मतलब इसके चार्ज सेपरेट रहेंगे, Cl माइनस CS प्लस, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है न्यूक्लियस के बीच में रहेगा, तो काफी ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। और जिसके अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो वाटर में कम सॉल्युबल होता है। वाटर में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है, ये आप 10th से पढ़ते चले आ रहे हो। तो मैं अगर इसमें आपसे पूछ लूं कि सीजियम क्लोराइड ज्यादा वाटर में सॉल्युबल है या लिथियम क्लोराइड, द आंसर विल बी सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये टॉपिक कंफ्यूजिंग भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट BeCl2, ये सारे क्वेश्चन मैंने कल बता दिए थे, बस आज ये है कि कौन कैरेक्टर के ऑर्डर क्यों है, बिकॉज यहाँ पे लिखता हूँ, बिकॉज पोलराइजिंग पावर ऑफ Li प्लस इज ग्रेटर देन Cgm प्लस। तीसरा BeCl2, BCl3 और सेकेंड LiCl, BeCl2, BCl3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, चार्ज निकाल लिया। लिथियम प्लस और बोरॉन 3 प्लस में किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, बोरॉन 3 प्लस का। तो फिर पोलराइजिंग पावर बढ़ने से कौन कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। और BCl3 तो प्योर कोएलेंट कंपाउंड है, इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर होता ही नहीं, दैट मीन्स ये आयनों में डिसोसिएट होता ही नहीं। जब मैं बोलता हूँ कि आयनिक कैरेक्टर नहीं है, तो वो इसका मतलब ये होता है कि वो आयनों में डिसोसिएट नहीं होता है। इसके आगे मैं लिख दूँ CCl4 भी प्योर आयनिक, प्योर कोएलेंट कंपाउंड है, बिल्कुल आयनों में नहीं टूटता। तो कोई पूछे कि क्यों नहीं टूटता ये आयनों में, तो बोलोगे कि कार्बन का +4 चार्ज है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा। तो अब तो अपने आप ही रूल में आ गया, जो मैंने थर्ड रूल बनाया था कि चार्ज बढ़ने से कोएलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, अब इस रूल की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपको जब पता चल गया कि पोलराइजिंग पावर है, तो आप कह सकते हो कि हाँ पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसलिए कोएलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, सर सेकंड क्वेश्चन में सर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात क्या लिखा है? ये मैंने बिकॉज को लिख दिया शॉर्ट में, बिकॉज पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, बिकॉज पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम प्लस इज ग्रेटर देन सीजियम प्लस। रीजन लिख रहा था, मतलब कि अगर आपको रीजन प्रोवाइड करना हो तो क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, आप ऐसे बोलोगे साइज ऑफ आई इज बिगर, सो इट्स पोलराइजिबिलिटी विल बी हाई, सो कोएलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीज। मतलब इस तरह वर्ड भी लिखना आना चाहिए ना। तो मान लो इस सब टेक्निकल वर्ड अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कैसे मिलेंगे। अब लिखने तो लोग इतना लिख देंगे कि एज द साइज ऑफ एन आयन इंक्रीजेज कोएलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज, बट इससे अच्छे वर्ड यूज कर सकते हो कि एज द साइज ऑफ एन आयन इंक्रीजेज इट्स पोलराइजिबिलिटी इंक्रीजेज, सो कोएलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो पोलराइजिबिलिटी और पोलराइजिंग पावर वर्ड जरूर यूज किया करो, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब मैं जो क्वेश्चन जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। BeSO4 कोएलेंट कैरेक्टर को सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा रिलेट मत करना, क्योंकि बहुत जनरल बात बताई थी मैंने। अभी मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा बता दूंगा। BeSO4, MgSO4, CaSO4 और BaSO4, बेरियम सल्फेट। राहुल माइक को म्यूट करना। BeSO4, MgSO4, CaSO4 और BaSO4, बताना जरा इसमें
कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है? मैं नाम लेता हूँ, वही बताएगा। आर्यन यादव। इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा? आर्यन। नहीं पता कि आर्यन क्या कर रहे हैं। वैशाली, यू टेल। सर बेरिलियम में ज्यादा होगा। वैशाली, आप नहीं बताया है? यस सर। अच्छा, ठीक है। क्या सही बच्चे एग्री कर रहे हैं बेरिलियम में सबसे ज्यादा होगा? यस। यस यस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि ये केटायन सबसे छोटा है और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा इसी में होगी। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं, NaCl और CuCl, AgCl भी ले सकता हूं। NaCl में Na प्लस Cu प्लस, बताओ जरा Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2,8 होगा और Cu प्लस का क्या होगा? 2, 8, 18। इसे बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। मैंने कहा कि स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो मैं इसको ये आप कह सकता हूँ कि स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन जिस केटायन में होता है उसके अंदर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। पोलराइजिंग पावर जो है वो Na प्लस का Cu प्लस से कम होता है। और अगर पोलराइजिंग पावर पता है तो फिर स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन की कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, बट जनरली इसको याद रखना पड़ जाता है कभी कभी। अब इसको समझो कि पोलराइजिंग पावर Na प्लस का Cu प्लस से कम क्यों है। आप में इसको बता सकता है कि Na प्लस और Cu प्लस में साइज किसका बड़ा है? Cu प्लस का। और मुझे पता है कि आपने क्या देख के बता दिया, एटॉमिक नंबर, है ना? समझ गया मैं आपकी बात। एटॉमिक नंबर देख के आइडिया लगा लेते हो कि साइज किसका बड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप आगे देखो कि पीरियोडिक टेबल में किसी का एटॉमिक नंबर 100 है, उसका भी साइज सोडियम से छोटा होता है, और खासकर F ब्लॉक और D ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसका रीजन एक ये है, अब रीजन समझने में हो सकता है दिक्कत हो आपको। कॉपर जब लिखते हो ना, कॉपर, तो जब 2, 8, 18 लिखते हो तो ये बताओ मुझे, इसमें 2, 8, 18 में 10 इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ SPDF में। तो जब कॉपर 29 लिखते हो तो क्या ये लास्ट में आता था? 3d10 4s1। और कॉपर प्लस का मतलब क्या हो गया? 3d10 4s0। इतना क्लियर सबको? यस सर। हाँ। यस सर। कॉपर के 20 कॉपर प्लस के 28 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट है।
पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि डी का, अब ये याद तो आएगा नहीं, डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर बताया हो मैंने, तो एस का स्क्रीनिंग पावर शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को पुअर शील्ड करते हैं। जब मैं बोलता हूँ न्यूक्लियस को पुअर शील्ड करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सही से कवर नहीं कर पा रहे हैं, उनको चारों तरफ से नहीं। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस को कौन शील्ड करता है? एस के। क्यों? क्योंकि एस स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब क्या हुआ? स्फेरिकल मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के चारों तरफ अच्छे से फैला हुआ है, सिमेट्रिकल तरीके से फैला हुआ है। समझे बात को? तो अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को पुअर शील्ड कर रहे हैं, लेकिन कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29 नहीं है क्या? 29 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पर सोडियम में 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ध्यान देना। और कॉपर में 29 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। कॉपर प्लस की बात करें तो 28 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलो, तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में एक प्रोटॉन है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में एक प्रोटॉन है। लेकिन यहां पर जो बीच के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं 3D के, वो तो न्यूक्लियस को पुअर शील्ड कर रहे हैं। पुअर शील्ड का मतलब कि वो न्यूक्लियस को कवर नहीं कर रहे हैं। और जब न्यूक्लियस को नहीं कवर कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस में जो 29 प्रोटॉन्स हैं, इनका अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पे बढ़ जाएगा या घट जाएगा? टेल मी फास्ट। इंक्रीज। देन साइज विल बी डिक्रीज। सोचो ना कि जो 20 के 10 इलेक्ट्रॉन है वो तो कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं डाल रहे हैं, तो फिर प्रोटॉन तो 29 है और यहाँ प्रोटॉन कितने? 11। तो न्यूक्लियस एकदम से इफेक्टिव चार्ज जो है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर चार्ज, वो आउटर पे बढ़ जाता है और कॉपर का साइज सोडियम से छोटा हो जाता है। और डी ब्लॉक में से बहुत सारे देखोगे, इवन मुझे खुद पता नहीं, सिल्वर का साइज सोडियम से बड़ा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, छोटा ही होगा मेरे ख्याल से। आप एटॉमिक रेडियस कहीं देख लेना, आयनिक रेडियस। इसलिए कॉपर का पोलराइजिंग पावर सोडियम के पोलराइजिंग पावर से ज़्यादा है, तो कॉपर का कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो बेस्ट है, और अदरवाइज स्यूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है या कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इस तरह याद कर सकते हो। और जितना देखो यहाँ पर सिल्वर, जब जाओगे सिल्वर, तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 है, मतलब इसमें 47 प्रोटॉन्स हैं। और 47 प्रोटॉन्स में डी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? शायद इसमें एफ भी आ जाए मेरे ख्याल से, नहीं एफ में नहीं आएगा इसमें, बट इसमें 3D10 भी फिल होगा और 4D10 भी फिल होगा। तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो न्यूक्लियस को सील्ड नहीं कर रहे हो ठीक से। तो प्रोटॉन तो 47 ही है ना। जब सिल्वर को करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इसमें 3D10 भी फिल होगा, आप करके देख लेना, और 4D10 भी फिल होगा बच्चों। तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो न्यूक्लियस को पुअर शील्ड कर रहे हैं, और न्यूक्लियस पे प्रोटॉन तो ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो फिर उसका अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जाएगा, तो साइज छोटा होता जाएगा। तो एटॉमिक नंबर, अच्छा, जो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ने साइज बढ़ता है तो किस ग्रुप के लिए वैलिड होता है? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में सब कुछ फेल हो जाता है। इसलिए हम इतना डिटेल, डीएनए ब्लॉक चैप्टर भी है हमारे कोर्स में 12th में, वो भी सबसे लास्ट में पढ़ते हैं जब बोर्ड एग्जाम से पहले। तो इसलिए ध्यान रखना कि Cu+ का साइज छोटा है Na+ से, इसलिए इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है और इसका पोलराइजिंग पावर इससे ज़्यादा है। अगर आप में किसी को ये बात पता हो कि AgCl PPT होता है, ये पता है किसी को बात? PPT समझते हो ना आप लोग? Yes, sir. प्रेसिपिटेट। Yes, sir. और ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, सोचना ज़रा ध्यान से। Ag+ का पोलराइजिंग पावर इतना ज़्यादा होता है कि ये Cl के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने Cl का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में आ जाता है, और ये बॉन्ड आयनों में टूटता ही नहीं।
और NaCl पानी में डिजोल्व करो तो लोग कहते हैं 100% आयनिक है, मतलब 100% डिसोसिएट हो गया, पानी में पूरी तरह Na प्लस और Cl- टूट गया। लेकिन AgCl को पानी में डिजोल्व करके देखना, इसके अगर 100 मॉलिक्यूल ले रहे हो AgCl के, तो 100 में केवल एक मॉलिक्यूल हो सकता है आयनों में टूट जाए, बाकी अदर मॉलिक्यूल विल रिमेन एज AgCl, क्योंकि ये सॉलिड ही बना रहता है, बिकॉज इसके अंदर कोएन कटर बहुत ज़्यादा है, और कोएन कटर ज़्यादा होने की वजह से ये आयनों में नहीं टूटता है। और AgCl के जितने भी भाग हैं, देखो AgCl, AgBr और AgI, आजकल, आज बाहर, आज आई, ये सभी होते हैं PPT। ये होता है येलो PPT, ये होता है वाइट PPT। अब PPT में पढ़ाने से नहीं बैठा हूँ, बट एक पॉइंट ऐसे आया कि प्रिसिपिटेशन इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। कोई कंपाउंड प्रिसिपिटेट में रहता है तो वो आयनों में टूटता नहीं, काफ़ी स्टेबल होता है। ये आपका फजान्स रूल से आप आयोनिक करेक्टर, कोएनिक करेक्टर सब डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। और जिसके अंदर कोएनिक करेक्टर होगा, ऑब्वियस सी बात, उसके अंदर आयोनिक करेक्टर कम होगा। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन है ये, लिथियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड में, इस तरह आप बताइए इसमें ज़्यादा कोवैलेंट करेक्टर किस में है? लिथियम में। इस तरह यू टेल। लिथियम में। अच्छा, इस तरह आप क्यों नहीं बोल रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम सही है। हाँ बिल्कुल सही है, आप गलत कहाँ बताते हो, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इनायन सेम है, केटायन देखना है, केटायन का साइज बढ़ने से कौन करेक्टर घटता है, या तो फाइनली रूल ही रखना है, एनायन का साइज बढ़ने से कौन करेक्टर बढ़ता है, केटायन के साइज घटने से कौन करेक्टर बढ़ता है, ठीक है। मैं कौन पूछता हूँ, आयनिक इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसका जवाब दे सकते हो ना आप लोग, लिथियम Li3n, Li2o और LiF। अब इसका जवाब दे सकते हो ना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कोएन करेक्टर? सर लिथियम एफ में सबसे ज्यादा होगा। इस बार क्या देखा आपने, एनायन या केटायन? सर कैटायन सेम है और एनायन है अलग। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। तो एनायन का साइज बढ़ने से कौन करेक्टर बढ़ता है। तो आपको पता है एन और ओ और एफ में साइज का ऑर्डर क्या होता है? एन, यहाँ पर एन पे चार्ज क्या नाइट्रोजन का है? सबसे ज्यादा। एन पे चार्ज क्या है? 3 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे एफ माइनस। तो साइज का ऑर्डर ये होता है इसमें, ये वाला। तो एनायन के साइज बढ़ने से कौन करेक्टर बढ़ता है, तो इसलिए ये ऑर्डर होगा कोएन करेक्टर का। ठीक है, तो ये हो गया आयनिक करेक्टर एंड कोएन करेक्टर। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ हाइब्रिडाइजेशन की। ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है।
अच्छा, कोई बता सकता है आप लोगों में से H3BO3 में बी पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है? सर sp2। बिल्कुल सही। बी, यहाँ पर OH OH और OH ये ऐसे होता है, तो इसमें 3 बॉन्ड है तो sp2 होगा। बिल्कुल सही। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट is or not present in A part CH3COH, B part HCl, C part HF, D CH4, E N2O4, F CH3OH। बताओ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किस में प्रेजेंट नहीं हो सकती? Na2O4। Na2 नहीं, N2O4 है। और बताओ। HCl। हाँ, HCl। HCl में भी नहीं हो सकता हाइड्रोजन बॉन्ड, N2O4 में भी नहीं हो सकता, और बस CH4 में भी नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन और बता दो बस। KCl NH4Cl NaCl H2O H2SO4 CaO कैल्शियम ऑक्साइड MgCl2 CH4 and H2। Identify compounds which have more than one type of bonding, more than one type of bonding, जिसमें एक से ज्यादा टाइप की बॉन्डिंग हो। बताओ। चलो, KCl में कौन सी बॉन्डिंग है? केवल आयनिक। NH4Cl में क्या है? कोवलेंट। एंड आयनिक दोनों है इसमें। NH4Cl में कोवैलेंट और आयनिक दोनों हैं, क्योंकि NH4Cl फर्स्ट ब्रेक इनटू NH4 प्लस Cl माइनस। इस तरह जब कोई आयंस में ब्रेक होता है तो आयनिक बॉन्डिंग हो गई, और NH4 प्लस में N और H के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे प्लस माइनस, तो इसमें क्या है? बोथ कोवैलेंट एंड आयनिक। NaCl में केवल क्या होगा? आयनिक। H2 में केवल क्या है? कोवैलेंट। हाँ, बट इसमें सारे दोनों ही पोलर कोवैलेंट है। किस बॉन्ड को बोलते हो? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, जहां पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो ना हो, उसे बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। H2SO4 में क्या है? कोवैलेंट। H2SO4 में क्या है? कोवैलेंट। H2SO4 में कोवैलेंट है ना। CaO में क्या है? आयनिक। आयनिक। +2 -2 +2 -2
MgCl2 में क्या है? +2 -2। आयनिक और CH4 में क्या है? ओनली कोवैलेंट। कोवैलेंट इसमें क्या ओनली कोवैलेंट। कोवैलेंट तो मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट है? अच्छा, एक KCN था इसलिए गड़बड़ हो गया। NH4Cl में है। यस सर। और किसमें है? यस सर। और किसी में नहीं है। H2SO4 में मान सकते हैं क्या वैसे? H2SO4 आयनों में टूट तो जाता है कभी कभी 2H+ और SO4 2- में। क्यों बच्चों? तो H2SO4 भी हो सकता है इन वाटर, मतलब वाटर में ये डिसोसिएट, क्योंकि जिस तरह से NH4Cl पानी में टूट सकता है NH4+Cl- में, वैसे H2SO4 भी टूट सकता है। और तो H2SO4 में SO4 2- में तो कोवेलेंट हो जाएगा और ये H+ हो सकता है। अच्छा, बस एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे KCl, तो ये हमारा है, ये इसमें दोनों हो सकते हैं, इसमें दोनों हो सकते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि, और इसके बाद NH4Cl में तो पक्का दोनों है। ओके, आपकी फिजिक्स की क्लास है ना अभी तो?